हेलो एवरीवन। यूपी हायर जुडिशियल सर्विस का फॉर्म आ चुका है। टोटल 83 वैकेंसीज़ हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं। जनरल में 35, ईडब्ल्यूएस में 8 वैकेंसी, ओबीसी में 22 वैकेंसी, एससी में 17 और एसटी में 1। मेन पॉइंट ये है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, प्रैक्टिस के रिगार्डिंग बताया गया है कि ऐसे एडवोकेट जो यूनियन की सर्विस में ना हो और ऐसे एडवोकेट जो स्टेट की सर्विस में ना हो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस 7 साल की हो चुकी हो। यानी ऐसे एडवोकेट जिनकी प्रैक्टिस 7 साल की हो चुकी है और जो यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी नहीं करते, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन इसमें पॉइंट ये है कि पिछले 3 साल में आपके नाम से 30 वकालतनामे लगे हों अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं यानी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके नाम से सेपरेटली पिछले 3 साल में 24 वकालतनामे लगे हों, है ना। यानी 2024 में ये फॉर्म निकला है, तो 2021, 2022, 2023 इन 3 सालों में आपके नाम से कितने वकालतनामे लगाने हैं? 30 वकालतनामे। ऐसा नहीं है कि मान लो आप अपने सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस करते हो तो वकालतनामे में सीनियर का नाम मुख्य रूप से उनका लिखा है और नीचे आपका नाम लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो उस कैंडिडेट के नाम से ही वकालतनामा होना चाहिए। जो मुख्य रूप से वकालतनामे पर नाम होगा वो उसी कैंडिडेट का होगा जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा है पिछले 3 साल में 30 वकालतनामा के अंदर, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये संख्या रखी गई है 24, है ना। इंडिपेंडेंटली मतलब 24 वकालतनामे उनको भी लगाने हैं पिछले 3 साल में, तो वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा है द सर्टिफिकेट ऑफ सच इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट में बी इशूड बाई। अब ये जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा? तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज आपको ये सर्टिफिकेट देगा। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बाकी देखो एज में तो सीधा सीधा है कि आपकी एज 35 साल हो चुकी हो और 45 साल के आप हुए नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है 2 जनवरी 1979 यानी 1979 से लेके 1 जनवरी 1989 के बीच का अगर कोई कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और रिजर्व कैटेगरी में यानी एससी एसटी ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी ये लोग 48 साल की मैक्सिमम एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन आप लोग देख लेना। अब देखते हैं समेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। 15 मार्च से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। करीब करीब 1.5 महीने का टाइम है। 30 अप्रैल के रात के 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसकी ना हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट निकलवा लेना। 7 मई तक ये आपको प्रिंट निकलवाना है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है आगे, इन एडिशन टू समेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द डाउनलोडेड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स एज मैंशनड इन द इंस्ट्रक्शन आर टू बी सबमिटेड एज फॉलोज। तो जो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उसकी आप हार्ड कॉपी निकालेंगे। हार्ड कॉपी निकालने के बाद अगर आप यूपी में प्रैक्टिस करते हैं, यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको वो जो डाउनलोडेड हार्ड कॉपी है वो आपको सबमिट करनी है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के यहाँ पे वो सबमिट करनी है। अगर आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रजिस्ट्रार जनरल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और अगर आप लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर सीनियर रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। 20 मई से पहले पहले आपको ये सारा काम करना है। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट कराए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के यहाँ पे आपने सारे फॉर्म्स भेज दिए। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने रजिस्ट्रार जनरल को सारे डॉक्यूमेंट्स अपने भेज देंगे। और अगर आप लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, उत्तर प्रदेश की, तो जैसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सीनियर रजिस्ट्रार को भेज दिए जाएंगे। अब अगला पॉइंट है, अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो यूपी के बाहर का है, यानी मान लीजिए एमपी का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, तो वो किस तरीके से किसको सबमिट करेगा? तो वो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के यहाँ ही सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। द कैंडिडेट सेल ऑब्टेन रिक्विसाइड फॉरवर्डिंग बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द कंसर्न्ड, है ना, and duly filed in forward application are to be sent directly by the candidate to the register। मतलब अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल ग्वालियर का है, उसे ये फॉर्म अप्लाई करना है, यानी उत्तर प्रदेश से बाहर का है और वो प्रैक्टिस करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद।
और प्रिंट आउट निकालेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के यहाँ पे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद वो यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। किन को फॉरवर्ड करेंगे? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, जुडिशियल रजिस्ट्रार, उनको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे 31 मई तक। ठीक है, 31 मई तक ये फॉर्म यहाँ पे आने हैं। उसके बाद अब देख लीजिए, प्रिलिमिनरी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मतलब ये जो आपका फॉर्म है इसमें एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 रुपये फ़ीस है, एससी एसटी के लिए 1200 रुपये। बाकी आप लोग देख लीजिए किस किस के लिए क्या क्या है। ठीक है, और अब इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें सिलेबस क्या आएगा। तो इसके सिलेबस के लिए अगली पीडीएफ देखते हैं। एक मिनट, ये इसके सिलेबस की पीडीएफ है, तो वो भी देख लेते हैं पेपर कैसे होगा और सिलेबस में क्या आएगा। तो देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर चलेगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, यानी एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे, आपको गोला भरना है। एक ऑप्शन का गोला भरना है। दूसरा, इसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 45% है, यानी 100 नंबर का पेपर है तो आपको 45 नंबर इसमें सिक्योर करने ही है। मेंस में 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो टोटल वैकेंसीज हैं उसका 20 गुना मेंस में बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। टोटल 4 पेपर आएंगे, है ना, 4 पेपर होंगे। पहले पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस और लीगल लैंग्वेज आएगी, 100 नंबर की, समय 3 घंटे। और उसके बाद 3 पेपर आपके लॉ के होंगे, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, लॉ पेपर 3। तीनों ही पेपर आपके 200 नंबर के हैं और प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस, मतलब आप मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप 40% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। मतलब मेरिट के बेस पे बुलाया जाएगा। मिनिमम आपको 45% इसमें सिक्योर करने हैं और आप पेपर हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, एक बार पॉइंट नंबर 9 को अच्छे से पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर। तो आपके जो 4 पेपर थे ना मेंस में, पहला पेपर आपका जनरल अवेयरनेस का था, ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज का, और फिर लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, लॉ पेपर 3। इन चारों में आपको 40% तो स्कोर करने ही है और एग्रीगेट आपका 45% होना चाहिए, यानी चारों का मिला के 40% मार्क्स होना चाहिए इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। फिर बाकी जो मेरिट बनेगी वो तो बनेगी। इंटरव्यू में आपके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब आप इसमें सिलेबस देख लीजिए क्या सिलेबस है। जैसे पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज है ना, तो 100 नंबर का पेपर है। अब प्री में भी यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, लॉ का देख लीजिए, जैसे लॉ पेपर नंबर 2, इसमें लॉ का पहला पेपर है और आप वीडियो को पॉज करके पूरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। और ये जो सिलेबस का पीडीएफ है, सिलेबस की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कितने सारे एक्ट हैं, मुझे लग रहा है तकरीबन 70 एक्ट के आसपास हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसमें छोड़ा गया हो भाई। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जैसी एक पोस्ट है, एडीजे की आपको पोस्ट मिलती है, काफ़ी रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो सारे ही कानून इसके अंदर पूछे गए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।